फ्रोजन शोल्डर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो या फिर नया नया फिजियोथेरेपी प्रैक्टिकली चालू किए हो, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट तो आपको मिला ही होगा। बट ज़्यादातर क्या लोग करता है, रट्टा मार लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कंसल्टेशन करना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए, कितना देर के लिए, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, कब किसको कितना देना चाहिए, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो इसको बेस से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे, फ्रोजन शोल्डर का डेफिनेशन क्या है, इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ क्या है, क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होता है फ्रोजन शोल्डर का। उसके बाद देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है फ्रोजन शोल्डर्स होने के लिए, स्टेजेस देखेंगे उसके बाद, स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, और देखेंगे स्पेशल टेस्ट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। सो लेट्स गो। सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रोजन शोल्डर का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड progressive restriction of both active and passive movements due to inflammation and fibrosis of the joint capsule। बहुत कुछ देख लिया लेकिन इसको समझना भी तो जरूरी है। सो इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड प्रोग्रेसिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसको कैरेक्टराइज किया जाता है कैसे, पेन से और प्रोग्रेसिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स, मतलब आपका एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरीके का मूवमेंट प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्शन आपको मिलता रहेगा, ये ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स बोथ, ड्यू टू क्यू इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। अभी इन्फ्लेमेशन क्या है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, इसको मिला के इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और फाइब्रोसिस क्या है, आपका कैप्सूल का थिक हो जाना और क्या है, स्टिफ हो जाना, तब आप इसको फाइब्रोसिस कहोगे। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्रोजन शोल्डर का इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज, फ्रोजन शोल्डर का कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इडियोपैथिक यानी कि अननोन कॉज, बहुत टाइम ऐसा होगा फ्रोजन शोल्डर का आपको कॉज नहीं मिलेगा, आप क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स आप ढूंढ लोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन ये आपको मिल जाएगा, फाइब्रोसिस मिल जाएगा, उसी से आपका एनालिसिस करना होगा कि आपका फ्रोजन शोल्डर है। लेकिन आप उसका कॉज अगर ढूंढने जाएंगे बहुत टाइम ऐसा होगा आपको रीज़न नहीं मिलेगा, और अगर रीज़न मिलेगा तो क्या क्या मिल सकता है, शोल्डर इंजरी और ट्रॉमा। अगर आपका शोल्डर इंजरी या फिर ट्रॉमा है, ट्रॉमा हुआ था यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर इंजरी था जो कि अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीट किया गया है, तब आपका फ्रोजन शोल्डर का ये कारण बन सकता है। और क्या, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, अगर आपका शोल्डर जॉइंट बहुत देर के लिए या फिर बहुत दिनों के लिए, बहुत महीनों के लिए इमोबिलाइज है, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से होगा, आप बेड रिडन हो गए हो, अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपका प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइज है आपका शोल्डर जॉइंट, तब ये क्या हो सकता है, लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर। डीएम यानी कि डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस की वजह से बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि फ्रोजन शोल्डर हुआ है। अगर आप पूछेंगे आपका फ्रोजन शोल्डर है तो क्या आपका डायबिटीज है, देखेंगे आपको, या फिर कोई उसका मेडिसिन ले रहा है या फिर इंसुलिन ले रहा है, आपको मिल ही जाएगा डायबिटीज। उसके बाद क्या है, स्ट्रोक या फिर हेमिप्लेजिया, अगर हेमिप्लेजिया है तब फ्रोजन शोल्डर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रोटेटर कफ पैथोलॉजी, रोटेटर कफ का पैथोलॉजी की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर देखने को मिल सकता है आपको। फ्रोजन शोल्डर्स का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ जो है फ्रोजन शोल्डर का रिस्क इंक्रीज कर देता है। सबसे पहले है एज, 40 टू 60 ईयर्स के अंदर अगर आपका एज है और बाकी जो भी रीजंस है वो आपके लिए वैलिड है, तो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है आपका रिस्क फॉर फ्रोजन शोल्डर। उसके बाद क्या है, जैसे आपको कॉज में भी बताया, डीएम यानी कि डायबिटीज मेलिटस, अगर आपका डायबिटीज है, अगर आपका उस टाइम पे फ्रोजन शोल्डर नहीं भी है, स्टिल ये ग्रेजुअली दिन ब दिन टाइम टू टाइम आपका अगर डायबिटीज मेलिटस रहता है तो फ्रोजन शोल्डर होने का रिस्क रह जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एडीएल यानी कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अगर आपका वेरी
पुअर है, अगर आपका जो डेली मूवमेंट है वो बहुत ही कम है, वो भी लीड कर सकता है क्या, फ्रोजन शोल्डर। और जैसे आपको पहले भी पता है, प्रीवियस शोल्डर इंजरी, अगर आपका अनट्रीटेड शोल्डर इंजरी है, आपने ठीक से रिहैब नहीं किया है, स्ट्रेंथनिंग नहीं किया है, फिजियोथेरेपी नहीं किया है, या फिर कोई भी आपने पार्शियली तो ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन बाद में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करवाया था, उसके वजह से भी अगर आपका अनट्रीटेड शोल्डर इंजरी रह जाता है या फिर ट्रॉमा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ठीक से ट्रीट नहीं करते हो, तो भी वो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर आपका फ्रोजन शोल्डर का रिस्क इंक्रीज कर देता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि सिम्टम्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर्स का सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहला है शोल्डर पेन ऑब्वियसली। उसके बाद क्या आता है, प्रोग्रेसिव स्टिफनेस, मतलब जितना दिन जाएगा, जितना दिन पास करेगा, उतना स्टिफनेस बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या आता है, डिफिकल्टीज इन ओवरहेड एक्टिविटीज। कोई भी ओवरहेड एक्टिविटीज में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, पेन होगा, स्टिफनेस फील होगा। उसके बाद क्या आता है, डिफिकल्टीज कॉम्बिंग हेयर एंड वेयरिंग क्लोथ्स। हेयर कॉम्ब करने का ड्यूरिंग, क्यों ओवरहेड एक्टिविटीज हो रहा है इसीलिए कॉम्बिंग हेयर डिफिकल्टी हो जाएगा। वेयरिंग क्लॉथ्स, जब आप टी शर्ट्स वगैरह पहनते हो तब आपका क्या होगा, डिफिकल्टीज फील होगा, जो क्या हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है आपका फ्रोजन शोल्डर का। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव प्लस पैसिव। एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो, आपका रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। रेंज इतना था पहले, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पेन होगा, स्टिफनेस फील होगा। अगर आप पैसिव भी अगर आप मूवमेंट करते हो, स्टिल आपका स्टिफनेस या फिर पेन हो सकता है। डिक्रीज एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन। आपका एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन, जो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट है, ये तीनों में आपका क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन फील होगा, डिफिकल्टीज होगा। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप फ्रोजन शोल्डर डिजीज को समझना चाहते हो, वो क्या है, स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहला क्या आ जाता है, स्टेज वन, फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन। पेन आपका क्या होगा, सीवियर पेन होगा, बहुत पेन होगा। ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट का जो भी मूवमेंट है वो क्या होगा, ग्रेजुअली रेस्ट्रिक्शन बढ़ता रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फ्रीजिंग। ऐसे आप याद रख सकते हो, क्या हो रहा है, फ्रीजिंग मतलब कंटिन्यूअसली हो रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली आपका स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद स्टेज टू, फ्रोजन मतलब फ्रीज हो चुका है, क्या हुआ है, पेन, पेन क्या हुआ है, डिक्रीज कर चुका है, बट स्टिफनेस क्या है, और भी इंक्रीज कर गया है, ऑलमोस्ट आपका शोल्डर जो है स्टिफ हो गया। स्टेज थ्री में क्या, थॉइंग स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज। इसमें क्या है, पेन ऑलमोस्ट पूरा डिक्रीज कर चुका है या फिर थोड़ा थोड़ा है, और शोल्डर मूवमेंट क्या है, इसमें क्या हो रहा था, स्टिफनेस बहुत ही बढ़ गया था, एकदम रिस्ट्रिक्शन था। शोल्डर मूवमेंट इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजेज ग्रेजुअली। अभी आपका क्या हो रहा है, थॉइंग स्टेज में, रिकवरी स्टेज में क्या हो रहा है, रिकवरी स्टेज, थॉइंग स्टेज मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, शोल्डर मूवमेंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। रिकवरी स्टेज हो रहा है इसीलिए मूवमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। स्टेज वन फ्रीजिंग स्टेज कितना देर रहता है, 2 to 6 months। फ्रोजन स्टेज 4 to 12 months। एंड थॉइंग स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज 6 months to 2 years। इसके बाद लास्ट में क्या क्या आता है, स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट, एप्ली स्क्रैच टेस्ट एंड कैप्सुलर पैटर्न रेस्ट्रिक्शन आप असेसमेंट कर सकते हो। आप एप्ली स्क्रैच टेस्ट भी कर सकते हो और उसके साथ असेसमेंट कर लीजिए कि कैप्सुलर पैटर्न रिस्ट्रिक्शन कितना है, उसका असेसमेंट आपको ज़रूर करना है। पीटी मैनेजमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड, टेंस एंड आईएफटी। अल्ट्रासाउंड कब दोगे, आप टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए दोगे और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दोगे। तो फिर यूएसटी कब यूज़ किया जाएगा, फ्रीजिंग एंड फ्रोजन दोनों में, स्टेज वन एंड स्टेज टू में अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ किया जाएगा। टेंस और आईएफटी का भी यूज़ किया जाएगा, मोस्टली फ्रीजिंग स्टेज में। क्यों, आपको उस टाइम क्या है, पेन है। स्टेज टू में भी आपका पेन होता है लेकिन रिड्यूस करता है, बट इस टाइम आप टेंस एंड आईएफटी यूज़ कर सकते हो। स्टेज थ्री में क्या यूज़ करोगे, एक्सरसाइज थेरेपी, मोस्टली पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकते हो। पैसिव रेंज ऑफ मोशन मतलब एक्टिव असिस्टेड, मतलब एक्टिवली कर रहा है बट आप असिस्ट कर रहे हो। वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो।
शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड टावल स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। उसके साथ स्ट्रेंथ में क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग किसका करना होगा, रोटेटर कफ मसल यानी कि सीट्स मसल, सुप्रास्पिनेटस, इन्फास्पिनेटस, टीरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये चारों मसल्स का आपको क्या करना होगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाना होगा। और ये सब मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको इनिशियली एक्सरसाइज थेरेपी में करवाना होगा, उसके बाद या फिर लेटर स्टेज में, इसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आओगे सीट्स मसल्स का। तो यही था आज का वीडियो। ऐसे भी और डिटेल में डिजीज़ को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।